नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिमा मिस। बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में ना? लॉकडाउन है फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है। तो बच्चों, इसके पहले हमने 9th का बेटा मी ऐकतो आहे इस लेसन का पार्ट 1 इसका स्टडी किया था। तो क्यों ना आज पार्ट 2 का स्टडी करें? तो तैयार हो? और हाँ, जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो देखा नहीं है वो बच्चे प्लीज़ पार्ट 1 ये वीडियो ज़रूर देखिए। चलो फिर, बेटा मी ऐकतो आहे। माझ्यापेक्षा नानांनाच त्याचा आनंद जास्त होईल। मतलब अगर मुझे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला है तो ज़्यादा खुशी मेरे पिताजी को होगी, ऐसे शिरीष ने कहा। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य मी करत बसलो। मतलब पिता और पुत्र वो दोनों वहाँ से निकल गए और हमेशा जो इस तरीके से आंसर शिरीष करता था इसका आश्चर्य मुझे हो रहा था। प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात। मतलब हमेशा प्रत्येक वेळी एवरी टाइम शिरीष अपने पिताजी का नाम क्यों लेता है और वो पिताजी रोज उसके साथ क्यों आते हैं, याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना। मतलब इसका जो रहस्य है क्यों, ये इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे। मतलब और एक डाउट मेरे दिल में हमेशा आती थी। ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलिन वाजवत नसावाही। मतलब मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता था कि जब शिरीष के पिताजी उसके साथ है उस वक्त वो जब इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, तो वो ऐसे फ्रीली होके वो नहीं बजाता है, ऐसे डाउट मेरे दिल में आता था। दुसरेच दिवशी शिरीष आला नहीं। दूसरे ही दिन शिरीष नहीं आया। त्याचा हा पहिला खाड़ा, उसकी ये पहली ही ॲब्सेंटी थी। नसेल एखाद वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नहीं। मतलब एक आध दिन उसको नहीं हुआ होगा बट दूसरे भी दिन शिरीष नहीं आया। चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले। मतलब ऐसे ही 15 दिन बीत गए। शिरीषचा पत्ता नव्हता। मतलब शिरीष उस दिन तक नहीं आया था। 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला। मतलब 16वें दिन एक पर्सन, एक आदमी कुछ मैसेज लेके आया और फीस का पैसा भी लेके आया। नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला। उसने क्या कहा कि शिरीष के पिताजी जो है वो बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। थोड्याशा त्यागानं मी म्हणालो, मतलब थोड़े से गुस्से से मैंने कहा, नानांशी त्याला काय करायचे आहे? इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय? उनका प्रोग्राम जो नज़दीक आ रहा था उसका क्या, ऐसे मैंने कहा। शिरीष आला नहीं। मतलब शिरीष आया ही नहीं। त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला। मतलब उसकी राह देखते देखते मैंने उसका जो प्रोग्राम था वो कैंसल कर दिया। त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले। मतलब अभी उसका नाम भी नहीं निकालना है, ऐसे मैंने डिसाइड किया और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने रेडी किया, उनको तैयार किया।
समारंभाचा दिवस उगवला. मतलब जिस दिन प्रोग्राम था वो दिन निकल आया. आणि सकाळपासूनच शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. मतलब जब कार्यक्रम था वो दिन निकल आया और पता नहीं क्यों मॉर्निंग से ही मुझे शिरीष की याद आ रही थी. सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसतो तोच दारात शिरीष उभा. मतलब मॉर्निंग के जो सब काम होते वो करके मैं थोड़ा टाइम बैठा था. उसी समय शिरीष दरवाजे में आके खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया. मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो. मतलब मैं ऐसे खड़े हो गया और उसके पास गया. अरे तुझा पत्ता तरी काय? मैंने उससे सवाल किया कि तू है किधर आणि आज एकटाच कसा काय और आज अकेली कैसे आए. मतलब क्वेश्चन होता है ना, इतने दिनों के बाद अगर स्टूडेंट नहीं आ रहा है और जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन वो प्रेजेंट है तो सवालों के ऊपर सवाल उस टीचर ने, उस शिक्षक ने शिरीष से किए. नाना कसे नाहीत बरोबर? इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. मतलब आज आपके पिताजी आपके साथ नहीं है तो इधर की दुनिया उधर हो जाएगी. इकडची दुनिया तिकडे झालीच आहे सर. यापुढे मी एकटाच दिसेन. मतलब अभी आगे से मैं अकेला ही रहूँगा. माझे नाना कायम से गेले हो सर. मतलब उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, ये उसने कहा. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले. मतलब बहुत टाइम सर ने उसे समझाया. तब उसने सर से पूछा, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, मतलब आज हमारे स्कूल का प्रोग्राम है ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. मतलब थोड़े से दुखी स्वर में मैंने हाँ कहा. मग मला आज कार्यक्रम द्या. नाही म्हणू नका सर. एवढी इच्छा पुरवा. मतलब मैंने सर से क्या कहा उस छोटे शिरीष ने कि सर आज मुझे पार्टिसिपेट करने दीजिए, मुझे ना मत बोलिए, मेरी ये इतनी सी इच्छा जो है वो प्लीज़ आप पूरी कर दीजिए. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मतलब उसने ऐसे कहने के बाद मेरे अंदर जो गुरु था, टीचर था, वो बाहर निकल आया. मी सौम्य आवाज़ात म्हणालो. मतलब मैं धीमे स्वर में मैंने उसे कहा, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो. मतलब मैं आपके जो फीलिंग्स है वो मैं पहचान सकता हूँ, जान सकता हूँ. पण आज माझा नाईलाज आहे. बट आज मैं मजबूर हूँ. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. मतलब आज जो हमारे विद्यालय का, स्कूल का ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसके ऊपर ही हमारे स्कूल की इब्रत मतलब इमेज ये डिपेंड है, अवलंबून डिपेंड है. त्यातून तुझी 2 महीने गैरहजेरी लागलेली. मतलब और ऊपर से क्या आपकी गैरहजेरी एब्सेंटी थी कितने महीने से? तो 2 महीने से. तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊँ? सर ने बोला, अभी आप ही बताओ कि मैं आपको कैसे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का चान्स दूँ. आगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा. मतलब उसने सर से बोला कि सर, आगतिक मतलब एकदम हेल्पलेस होकर शिरीष ने कहा, सर मेरी ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आप पूरी कर दीजिए. मला आज वाजवू दे. मतलब आज के दिन मुझे पार्टिसिपेट करने दीजिए. नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं वायलिनला. मतलब उसके बाद तो मैं कभी भी वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. तू पुढे जन्मभर वाजव पण आज वाजवू नको. तुझी मनस्थिति आज बरोबर नहीं. मतलब उल्टा सर ने क्या कहा कि चाहिए तो आप आगे बजाओ,
लेकिन आज के दिन मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारे स्कूल का ये फर्स्ट प्रोग्राम है और आज आपकी मनस्थिती, आपकी कंडिशन आज बराबर नहीं है. मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल. उसके ऊपर शिरीष ने क्या कहा कि अगर आज आपने मुझे परमिशन दी, परमिशन दी, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ये दिल की हालत है ये सुधर जाएगी. शेवटी त्याचे दुःखित मन पुन्हा आणखीन कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मतलब पहले से ही वो कैसे था, दुखी था, तो उसे और दुख क्यों पहुंचाना, ऐसे दिल में सोचकर मैंने क्या किया, उसे हाँ कर दिया. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. मतलब उसका फर्स्ट ही उसको चांस मैं देने वाला हूँ, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. मतलब उस हिसाब से मैंने उसे परमिशन दे दी और शिरीष ने क्या किया, अपना वॉयलिन बजाना शुरू किया. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. मतलब वो जब कार्यक्रम कर रहा था उस वक्त वो ऐसे बजा रहा था कि जैसे सालों से कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वॉयलिन बजा रहा है, इस तरीके से वो बजा रहा था. एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो. मतलब ये बच्चा जो 2 महीने से एब्सेंट है, उसने ये कहाँ से सीखा, इसका मैं इसी बारे में मैं सोच रहा था. आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो. मतलब ये नया सीखने के लिए लगा हुआ बच्चा इतना उत्कृष्ट कैसे बजा रहा है. तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार. मतलब अगर ये नया स्टूडेंट इतनी अच्छी तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बजा रहा है, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, ऐसे बाहर के जो ऑडियंस है ये सोच रहे होंगे. तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कोणाला बसवावे, मतलब इसके बाद और मैं किसे चांस दूँ, ऐसे क्वेश्चन सर को आया. टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. मतलब जब तालियों का आवाज़ मैंने सुना उस वक्त मेरा ध्यान वो प्रोग्राम की तरफ गया. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. मतलब वो अंदर आया और उसने मेरे पैर के ऊपर सर रखा. मतलब उसने मेरे पैर छुए. मी त्याला उठवत विचारले. मतलब मैंने उसे उठाया और उससे पूछा, शिरीष हा काय प्रकार आहे, मतलब ये कैसे हुआ, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास, मतलब कि आप मेरे पास नहीं आ रहे थे और कहीं और जा रहे थे. डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर काय ही भलतीच शंका, मी तुम्हाला सविस्तर सांगतो. मतलब उसने अपने आँखों में आए हुए पानी वो पोंछ लिए, अश्रु वो पोंछ लिए और सर से बोला कि सर आप ऐसे मन में मत लाइए, ऐसे शंका मतलब डाउट मत लाइए, मी तुम्हाला सविस्तर सांगतो. मतलब सविस्तर मतलब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. मतलब जिस दिन मैंने आपको फीस और लेटर दिया उसी दिन नाइट को नाना एक्सपायर हुए, उनकी डेथ हो गई. मला धक्काच बसला. मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा धक्का, मतलब ऐसे लगा कि अभी इस हालात से मैं कैसे गुजरूं. ज्याच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, म्हणून मी वॉयलिनला हात लावायचा नाही असे
ठरवले। मतलब मैं जिसके लिए सीख रहा था, अभी अगर वही मेरे साथ नहीं है तो अभी मैं वॉयलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसे मैंने डिसाईड कर लिया। तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेलही, शिरीष बता रहा था कि सर आपको शायद ये पता होगा या नहीं भी, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। मतलब मेरे पिताजी ये बहुत ही एक्सलेंट गवई थे, ऐसे शिरीष सर को बता रहा था। मतलब सिंगर, गवई इसका मतलब क्या है, सिंगर। पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। मतलब उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो पूरे डेफ, बहिरे मतलब उनको कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा था अभी, त्यांना काहीही ऐकू येत नसे। मतलब अभी उनको कुछ भी सुनने को नहीं आता था। ओठांच्या हालचालींवरून त्यांना काही काही शब्द समझत, मतलब हमारे जो लिप्स मूवमेंट है उस वजह से वो क्या करते थे, अर्थ लगा लेते थे। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला। मतलब उनको सुनने को नहीं आ रहा है, वो डेफ हुआ है, इससे ज़्यादा उनको ज़्यादा ये दुख हुआ कि अभी म्यूज़िक से वो दूर जाएंगे। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले। मतलब उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, उद्युक्त करने प्रोत्साहन दिया कि आप कोई भी एक वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुझे प्रोत्साहित किया। कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यात त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते। मतलब अगर म्यूज़िक के लिए कोई अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो देखने में उन्हें बहुत ज़्यादा सौख्य मतलब हैप्पीनेस मिलता था। म्हणूनच ते रोज़ माझ्याबरोबर इथे येत होते और यही रीज़न था कि वो मेरे साथ यहाँ पे रोज़ आते थे। पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते, बट उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं होता था। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा। मतलब यही कारण से मुझे खेद मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता था की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत। या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नहोता। मतलब मैं ये सोच के मुझे ज़्यादा दुख होता था और मैं ज़्यादा ओपन नहीं हो पाता था नाना के सामने, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने कितनी भी इम्प्रूवमेंट इसमें की और कितना भी एक्सलेंट अगर मैंने बजाया, लेकिन मेरे पिताजी वो कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले, मतलब जिस दिन नाना की डेथ हुई उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि संगीत बंद, कि अभी मैं म्यूज़िक नहीं बजाऊंगा। पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला, बट दूसरे ही क्षण में, दूसरे ही पल में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते। मतलब जो भी मैं बजा रहा हूँ वो सुन नहीं सकते थे, पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। बट अभी वो मेरे बाजू में ही बैठ के ये ज़रूर सुन रहे होगे। या विचारासरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वॉयलिन वाजवायला सुरुवात केली। मतलब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि पहले तो मेरे पिताजी मेरा वॉयलिन बजाना सुन नहीं सकते थे, लेकिन अभी वो मेरे बाजू में ही बैठकर मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ वो ये सुन रहे हैं। और इसीलिए
मैंने दूसरे ही दिन से क्या किया, व्हायोलिन बजाना सुरू किया. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. मतलब आज सुबह तक मैं बाहर नहीं निकला था. 24 तास एकच उद्योग, मतलब 24 घंटा मैं यही करता था. एकच ध्यास, मतलब एक ही मैंने इच्छा मेरे मन में थी. मी सराव करू लागलो. सराव मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था. म्हणजे मला भास व्हायचा की मुझे ऐसे लगता था कि पुढचा ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत. मतलब आगे का जो भी ट्यून है, ताना सूर मतलब ट्यून, वो मुझे मेरे पिताजी ही बता रहे हैं. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे. मतलब जो तबला बजा रहे वो तो वही है. व तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. मतलब तंबोरा ये भी इंस्ट्रूमेंट है कि वो भी जो तार बजा रहे वो भी मेरे पिताजी ही है. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मैं गड़बड़ून गेलो होतो. मतलब जब शुरुआत में मैंने इतनी सारे लोगों को, ऑडियंस को देखा, उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया था. पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यासमोर आली. मतलब जब मैंने आँख मेरे बंद कर दिए, उस वक्त नाना मेरे सामने मुझे दिखाई दिए. ते म्हणाले, मतलब उस वक्त उन्होंने कहा, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. उस वक्त नाना ने क्या बोला कि बेटा आप बजाओ और मैं आपका ये बजाना मैं सुन रहा हूँ. मला जोर चढ़ला. उसी वक्त बहुत ही अच्छे से मैंने बजाना शुरू किया. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते. मतलब मेरे आँखों के सामने उस वक्त कोई भी ऑडियंस नहीं थे. थिएटर नव्हते, मतलब कोई भी स्टेज मेरे सामने नहीं था. कोणी नव्हते, मतलब कोई भी नहीं था. होते फक्त माझे नाना. मतलब उस वक्त मेरे सामने कौन था, बस मेरे पिताजी, मी आणि सूर. मतलब मेरे पिताजी, मी आणि सूर, मतलब वही म्यूज़िक ट्यून. शिरीष गप्प बसला और इतना बोलकर शिरीष चुप बैठा आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. मतलब ये सुनकर मैं भी एकदम शांत हो गया. ये कौन बता रहे हैं, सर ने कहा कि उसकी ये कहानी सुनकर मैं एकदम शांत हो गया. तो बच्चों, है ना दिल को छू लेने वाली स्टोरी. सच्ची में आई होप आपको सबको ये लेसन समझ में आया होगा. तो बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर. और आपको अगर ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए. धन्यवाद.